हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से हिस्ट्री और एमपीपीएससी के साथ साथ हिस्ट्री किसी भी पेपर के लिए, चाहे वो नेट, सेट, क्लैट, जेआरएफ, सीटेट, पेट, किसी भी एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो सभी के लिए जो है इतिहास विषय की ये क्लास जीरो से हीरो है। और इसमें जो है व्यापक स्तर पर हम क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। और आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है, यह टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा के विकास की आज जो है हम बात करने वाले हैं। और ख़ास तौर से यह है, चूँकि हम आधुनिक भारत के इतिहास में ये टॉपिक ले रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में तो अंग्रेज़ों के टाइम पर यानी कि बात करें तो लगभग 1800 से, यानी कि जब से अंग्रेज़ भारत में आए हुए हैं, तो वहाँ से लेकर के अंग्रेज़ों के आगमन से लेकर के आज़ादी तक भारत में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई हैं और कौन कौन से नियम कानून आए हैं, क्या क्या प्रावधान रहे हैं, कैसी व्यवस्था थी, इन सभी चीज़ों की क्या करेंगे आज के क्लास में बात करेंगे। आप जो है कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो यह टॉपिक कॉमन है और सभी में यह आता है। ख़ास तौर से एजुकेशनल फील्ड की अगर बात की जाए, जैसे कि आप टीचिंग फील्ड में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अन्यथा बाकी सभी परीक्षाओं के लिए जो है ये टॉपिक आता है और आपसे जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न भी पूछे जाते हैं और समय को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी संस्थाएं कब स्थापित की गई थी। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है अपने हम चीज़ों की शुरुआत करते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप ये क्लास देखने के बाद कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और निश्चित रूप से आपसे पूरा टॉपिक जो है बनेगा, बशर्ते आपको भी समय देना होगा, मेहनत करनी होगी। चलिए बात करते हैं। पहली बात ये समझिएगा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है, और यहाँ के जो भारत में मुख्यतः शासन चलाने वाले हैं वो कौन हैं? अंग्रेज हैं। अंग्रेज भारत में शिक्षा देना ही क्यों चाहते हैं? अंग्रेज भारत में शिक्षा का विकास क्यों करना चाहते हैं? क्या हुआ है? इतने मतलब वो हैं, नैतिक व्यक्ति थे, इतने कल्याणकारी व्यक्ति हैं कि लोगों का कल्याण करने के लिए? जी नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। अंग्रेज़ों के पास में जो है एक कंपनी थी और उस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कभी एक दुकानदार व्यापारी के रूप में भारत में आई थी और यह जो है यहाँ पर शासन करने लगी थी। अब आप जानते हैं शासन का संचालन करने के लिए एक बहुत बड़े तंत्र की आवश्यकता होती है, सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब इस सिस्टम को ही पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों की संख्या इतनी नहीं थी कि पूरे शासन को संभाल सकें, अतः यहाँ लोगों की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? लोग कहें या संसाधन कहें, क्योंकि मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन होता है, लोग भी जो है एक प्रकार के संसाधन हैं। तो शिक्षा संसाधन की आवश्यकता थी। अब शिक्षा संसाधन जैसे कि बात करें भाई, पटवारी की बात करें, ये छोटी छोटी जो पोस्टें होती हैं स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था करने के लिए, अंग्रेज़ों का टैक्स वसूलने के लिए, पुलिस व्यवस्था और इन सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है कुछ पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता थी। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई क्यों ना यहाँ पर शिक्षा पद्धति, साथ ही साथ अंग्रेज़ों को अगर भारत में शासन करना है तो यह जानना भी ज़रूरी था कि भारत में कैसी व्यवस्था रही है पहले, भारत में पहले व्यवस्था कैसी रही है, यहाँ के राजा महाराजा कैसे रहे हैं, यहाँ की कला संस्कृति कैसी रही है। अगर किसी क्षेत्र के बारे में जब तक आप गहराई से नहीं जानेंगे तब तक वहाँ पर अपनी आप व्यापारी के रूप में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपको यह नहीं पता है कि भारत के अधिकांश क्षेत्र के लोग कपड़ों में साड़ी पहनते हैं या कोट पैंट पहनते हैं या फिर परदनी पहनते हैं या फिर जैसे भी धोती पहनते हैं, जो भी कपड़ा पहनते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो यहाँ पर आप जो है इंग्लिश कपड़े अगर लेकर के आएंगे जो अंग्रेज लोग पहनते हैं, तो क्या वो कपड़े इनके बिक पाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ की संस्कृति को जानना जरूरी था। अगर आपको यह नहीं पता होगा कि यह संस्कृति प्रधान देश है और यहाँ पर त्योहारों की बड़ी भूमिका होती है, तो आप कैसे अपना बिजनेस चलाएंगे? तो यह पता होना ज़रूरी है कि त्योहारों में नारियल सबसे ज़्यादा लगता है।
नारियल जो है सबसे ज़्यादा लगता है, तो नारियल का अगर व्यवसाय किया जाए तो अच्छा यहाँ सफल हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए अंग्रेज़ क्या करना चाहते थे, प्राचीन साहित्य का अध्ययन करना चाहते थे, साथ ही साथ शासन को व्यवस्थित करने के लिए इन्हें कुछ शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी, तो उस आवश्यकता को भी पूर्ण करना चाहते थे। और भाई जब गवर्नर बनता था, कुछ कर्मचारी बनते थे, आईएएस बनते थे, पीसीएस बनते थे, उस टाइम पर भी अधिकारी होते थे, बस उनका नाम अलग अलग होता था, उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती थी। तो ट्रेनिंग के लिए ये ऐसा थोड़ी ना है कि 5 लोगों की ट्रेनिंग देने के लिए लंदन में भेजेंगे ये, तो यहाँ पर कई इन्होंने ट्रेनिंग के लिए संस्थाएं स्थापित की और धीरे धीरे क्या हुआ, शिक्षा का विकास हुआ। तो इसी को जो है हम एक एक करके क्रम से समझेंगे। और यह क्रम कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहली बार अगर बात की जाए तो 1781 में यहाँ पर जो है वारेन हेस्टिंग द्वारा एक मदरसे की स्थापना की जाती है। मदरसे की स्थापना, और मदरसा आप जानते हैं मध्यकाल में जो है हायर एजुकेशन का एक संस्थान हुआ करता था, जहाँ जौनपुर जो है मदरसा का बड़ा केंद्र था, लखनऊ भी था, दिल्ली भी था, बदायूं भी था, ऐसे बहुत से केंद्र थे, ढाका भी था। तो ये शिक्षा के केंद्र थे, तो मदरसे की पहले स्थापना करता है। इसके बाद में अगर देखें तो एक 1784 में महत्वपूर्ण संस्था स्थापित होती है। इस संस्था का नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या नाम था? एशियाटिक सोसाइटी सोसाइटी ऑफ बंगाल। और यह जो है मुख्यतः किस लिए स्थापित की गई थी? यह एक प्रकार का अनुवाद विभाग था। कौन सा विभाग था? अनुवाद विभाग था। और यह क्या करती थी कि जो भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं उनका अनुवाद करके अपनी पत्रिका एशियाटिक रिसर्चेस नाम की पत्रिका निकालती थी, उसमें क्या करती थी, प्रकाशित करती थी, ताकि अंग्रेज भारत के अतीत को जान पाएँ और उस हिसाब से शासन व्यवस्था का अपना व्यवस्था कर पाएँ, ताकि अधिक से अधिक चीज़ों को लूटा जा सके। लुटेरे ही तो थे भाई, क्यों सीधी भाषा बोलेंगे तो लुटेरे बुरा लगेगा क्या? चलिए अब हम देखते हैं कैसी शिक्षा व्यवस्था हुई थी, और आप समझेंगे भी। और इन्हें प्रश्नों के फॉर्मेट में देखेंगे। हर प्रश्न पर जो है व्यापक चर्चा होगी, और यकीन मानिए सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक है, और आपका जो है सिलेबस भी पूरा होगा। पहला प्रश्न आपके सामने जो है उपस्थित है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। देखने के बाद में आप हो सके तो नोट करिएगा, और टेस्ट देना है आपको। टेस्ट में जो है अपनी चीज़ों को मूल्यांकन कीजिएगा, कहाँ पर दिक्कत हो रही है। जो भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो है दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि भारत में जो है अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया हुआ था। तो अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम मदरसे की अगर बात की जाए तो यह जो है कलकत्ता में स्थापित किया जाता है। कहाँ पर स्थापित किया जाता है? कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की जाती है। और यह कब की जाती है? तो आप कहेंगे 1781 में। किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे कि वारेन हेस्टिंग द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग द्वारा। तुरंत ही आपको जो है इसका समय ध्यान आना चाहिए। तो 1772 से लेकर के 1786 तक जो है किसका समय रहता है? वारेन हेस्टिंग का समय रहता है। और 1781 में इसी के समय पर क्या हो जाती है? इसकी स्थापना हो जाती है। अब कोई ना कोई संस्था जब स्थापित की गई है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य था कि अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन करना जो है यहाँ पर उद्देश्य था। क्या था? अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन करना। अब इन्हें ऐसा लगता था कि भारत में जो है मुग़लों का शासन रहा है, और मुग़लों की जो भाषा रही है वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। तो लोग जो है इस भाषा को ज़्यादा करके क्या करते रहे होंगे? जानते रहे होंगे। तो इसलिए अरबी फारसी को जानना चाहते थे। तो ये किसके समय पर जो है इसकी स्थापना हो जाएगी? तो आप क्या बताएंगे कि यह कलकत्ता में जो है स्थापित किया गया था। इतनी बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। मैं पहले ही बता दूं, एक व्यक्ति है, अभी आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यह जो है 1784 में स्थापित की गई थी। 1784 में। और कहाँ पर थी यह? कलकत्ता में जो है यह संस्था थी। तो कलकत्ता में जो है इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है 1784 में। सर विलियम जोन्स द्वारा जो क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। यह जो है वारेन हेस्टिंग के एक मित्र ही थे, सहयोगी ही थे। इनके द्वारा क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्य
यूँ मानिएगा कि भाई इसका उद्देश्य क्या होता था, आखिर यह है संस्था क्यों स्थापित की गई थी। अगर इसके हम उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका मेन उद्देश्य था कि प्राचीन इतिहास और संस्कृति का क्या करना, प्राचीन इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना। इसके पहले जो है अंग्रेज भारतीयों को जो है बहुत मतलब असभ्य लोग मानते थे कि इनके पास में ना तो ज्ञान है, ना ही कुछ है, ना ही ये तर्क को जानते हैं। लेकिन जब इन्होंने भारत के अतीत को जाना तब इन्होंने समझा कि ये तो जो है काफ़ी एक्सपर्ट लोग रहे हैं। तो फिर इसके बाद जो है ये एक अपनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी। यह संस्था जो है एक पत्रिका का प्रकाशन करती थी और उस पत्रिका के माध्यम से इस अतीत को जो है दुनिया के सामने अंग्रेजी माध्यम में प्रस्तुत करती थी। उस पत्रिका का नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। क्या नाम था? एशियाटिक रिसर्च नाम की जो है ये क्या करती थी, पत्रिका निकालती थी। अब इसके द्वारा जो है बहुत सारे ग्रंथों का क्या किया गया, अनुवाद किया गया। वो सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कौन से ग्रंथ जो है किसके द्वारा और कब अनुवाद किए गए थे। तो अगर बात की जाए भगवत गीता का अनुवाद है तो इन्होंने सबसे पहले जो है संस्था में भगवत गीता का अनुवाद किया। क्या किया? भगवत गीता का अनुवाद किया। इन्होंने हितोपदेश का अनुवाद किया। हितोपदेश एक पुस्तक है, हितोपदेश पुस्तक का अनुवाद किया। इन्होंने जो है अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया। अभिज्ञान शकुंतलम, आपको ये सब चीज़ें कर चुके हैं हम। अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया तो इनके राइटर जो है आपको ध्यान आना चाहिए। इसके बाद इन्होंने जो है गीत गोविंद का अनुवाद किया। क्या किया? गीत गोविंद का अनुवाद किया। और गीत गोविंद के पश्चात जो है यह है अगर बात की जाए तो गीत गोविंद का अनुवाद करते हैं और पंचतंत्र का भी अनुवाद होता है। बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद करते हैं। ये मनुस्मृति का अनुवाद यहाँ पर दोबारा होता है, पहली बार नहीं था, इसके पहले जो है अनुवाद किया जा चुका था। तो इस संस्था में इतनी चीज़ों का क्या किया जाता है, अनुवाद। अगर हम बात करें भगवत गीता का अनुवाद की बात करें तो 1784 में जो है भगवत गीता का अनुवाद, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है किसने किया था, तो चार्ल्स विल्किंस द्वारा जो है इसका अनुवाद किया जाता है। चार्ल्स विल्किंस द्वारा जो है क्या किया गया था, इसका अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंस द्वारा। और चार्ल्स विल्किंस ने ही 1787 में हितोपदेश का भी क्या किया था, अनुवाद किया था। अभिज्ञान शकुंतलम की अगर बात करेंगे और इन तीनों पुस्तकों की जो अगर बात की जाए तो इनका तीनों का अनुवाद जो है विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। अगर अभिज्ञान शकुंतलम की बात करेंगे तो ये 1789 में इन्होंने इसका अनुवाद किया था। और गीत गोविंद और मनुस्मृति का अनुवाद इन्होंने 1792 में किया हुआ था। 1792 में इसका अनुवाद किया हुआ था। देखिए मनुस्मृति के अनुवाद की अगर बात की जाए तो इसका पहली बार अनुवाद पहले हो चुका था। प्रथम मनुस्मृति प्रथम ग्रंथ है, ध्यान रखना, जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछे कि अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनुवादित प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वो मनुस्मृति है। और इसका पहले अनुवाद 1776 में किया गया था, जब ये संस्था भी नहीं बनी हुई थी। और इसका जो अनुवाद किया गया था कोड ऑफ जेन टू लॉज के नाम से जो इसे का अनुवाद किया गया था, जेन टू लॉ, ठीक है। तो कोड ऑफ जेन टू लॉ के नाम से जो है क्या किया गया था, इसका अनुवाद किया गया था। बाकी सबको किस नाम से अनुवाद किया गया इतना जरूरी नहीं है, ये प्रथम ग्रंथ है तो इसलिए बता दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है किसने अनुवाद किया हुआ था, ये जो है आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम, गीत गोविंद और मनुस्मृति का अनुवाद विलियम जोन्स ने, और भगवत गीता और हितोपदेश का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया था। जेम्स प्रिंसेप का आप नाम जानते हैं कि 1837 में इन्होंने अशोक के जो अभिलेख की भाषा थी, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है उसको डिकोड करने का कार्य किया था, मतलब पढ़ने का कार्य किया था। मैक्स मूलर ये के विद्वान थे और इन्होंने क्या कहा था कि आर्य जो है कहाँ से आए हुए हैं, मध्य एशिया से जो है यह आर्य आए हुए हैं। देखिए कंटेंट आपको जो है कहीं भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी जो है चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन व्यवस्थित तरीके से पढ़ना और उनको जो है सरल शब्दों में पढ़ना ताकि याद करने योग्य बनाना, ये जो क्या है थोड़ा सा चैलेंज होता है। अगर कंटेंट मिलने से ही अगर सब कुछ हो जाता होता तो फिर हर कोई किताब खरीद करके जो है क्या कर लेता, कंटेंट को याद कर लेता।
तो याद करना और जैसी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से जो है बना लेना, ये क्या होती है, अलग बात होती है। तो ये नहीं हो पाता है, इसके लिए आपको एफर्ट करना होता है और वही एफर्ट की जो है दिशा में हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये कम से कम 20वां बार ये प्रश्न पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी, किसने किया था, कौन से ग्रंथ कब अनुवाद किए गए थे। तो ये चलिए अगला बात है, अगला प्रश्न है हमारे सामने। प्रश्नों की संख्या या 40 से ज़्यादा है, तो लंबी क्लास होने वाली है, मतलब क्योंकि हर प्रश्न पर जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगला हमारे पास में प्रश्न है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जब आपसे ये पूछा जाता है कि वाराणसी में संस्कृत विद्यालय, देखिएगा प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये जोनाथन डंकन द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। और फिर कब की जाती है, तो 1791 में इन्होंने क्या की थी, जोनाथन डंकन ने वाराणसी में जो है पहले संस्कृत विद्यालय की क्या की थी, स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी, तो ध्यान रखना बनारस में, या वाराणसी उसी को कहते हैं, यहाँ पर की हुई थी। वारेन हेस्टिंग के समय पर 1781 में क्या बनाया गया था, तो आप क्या कहेंगे, मदरसा बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, तो आप कहेंगे कलकत्ता में। कलकत्ता कैसे आता है, क्या भाई सी से आता है, सी से कलकत्ता हो जाएगा। और लॉर्ड मैकाले जो है, तो ये 1835 में जो है अभी आएगा आगे चल करके, तो इसने जो है अपना रिपोर्ट दिया हुआ था। तो पहली बार जो है इन्हीं के उससे जो है ये डिसाइड होता है कि भाषा कौन सी होगी शिक्षा की, मतलब अंग्रेज जो शिक्षा देंगे वह जो है अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने क्या किया हुआ था, वंदे मातरम की जो है क्या की थी, रचना की थी। और बहुत सी पुस्तकें हैं जिसमें से एक पुस्तक है इनकी आनंद मठ। और ये वंदे मातरम जो है आपका 1875 में प्रकाशित हुआ था। 1896 में जो है कलकत्ता के प्रथम कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार इसे गाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 150 वर्ष या कितने भाई, 250 वर्ष जो है से क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। तो वन ऑफ द अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो ये पेरिस में जो है एक बहुत बड़ी मतलब शिक्षा के क्षेत्र की संस्था है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, और यहाँ पर पहुँचना जो है एक क्या है, बहुत ही बड़ा काम होता है। और यह एक भारतीय को प्रदान की गई थी, वो भारतीय थे माइकल मधुसूदन दत्त को जो है यहाँ पर ये सदस्यता प्रदान की गई थी। राजा राम मोहन राय समाज सुधार के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने जो है 1817 में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज जो है इन्होंने बनवाया हुआ था, हिंदू कॉलेज। इसके अलावा इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की गई थी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और दादा भाई नौरोजी भारत के जो है वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, चाहे वो प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना करना हो, चाहे वो धन निष्कासन का सिद्धांत हो, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक लेख जो इन्होंने 1867 में लिखा हुआ था, चाहे वो लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी हो, फिर चाहे वो 1892 में ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने की बात हो, सभी जो है उपलब्धियां दादा भाई नौरोजी से जुड़ी हुई हैं। विवेकानंद की बात ध्यान रखना, 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की हुई थी। किसकी स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की हुई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, तो ये चार्ल्स विल्किंस थे। भगवत गीता का अनुवाद प्लस जो है इन्होंने ही हितोपदेश का भी अनुवाद किया हुआ था, ये बात ध्यान रखना। और हितोपदेश की रचना किसके द्वारा की गई थी, नारायण पंडित द्वारा जो है इनकी रचना की गई थी। नारायण पंडित द्वारा जो है हितोपदेश की रचना की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। विलियम जोन्स ने 3 ग्रंथ का अनुवाद किया था, कहो कौन कौन से अनुवाद किए थे, आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरा जो ग्रंथ था इनके द्वारा अनुवादित मनुस्मृति, और तीसरा जो इनके द्वारा अनुवादित ग्रंथ था उसका नाम था मनुस्मृति और अभिज्ञान शकुंतलम। साथ ही साथ इन्होंने जो है एक और अनुवाद किया था भाई, ये गीत गोविंद है, ठीक है, गीत गोविंद। जो गीत गोविंद पुस्तक भी किसके द्वारा अनुवाद की गई थी, गीत गोविंद। और
ये जो है किसकी पुस्तक है? जयदेव की पुस्तक है। जयदेव सोमपुरा बिहार यूनिवर्सिटी थी प्राचीन काल की, उसके ये मतलब सबसे एक्सपर्ट स्टूडेंट थे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की सुप्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये प्रश्न भी हम कर चुके हैं। विलियम जो है जोन्स द्वारा 3 ग्रंथ अनुवाद किए गए थे। कौन कौन से? एक गीत गोविंद, एक अभिज्ञान शकुंतलम, एक जो है मनुस्मृति। तीनों ध्यान रखना है। और अभिज्ञान शकुंतलम में आपको पता है क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम में भाई, अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला इनके प्रेम प्रसंग का जो है कालिदास ने इस नाटक में वर्णन किया हुआ है। और इन्हीं से जो है क्या हुआ था, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, उसका नाम था भारत। क्या नाम था? भारत। और इन्हीं के नाम पर जो है भारत का नामकरण हुआ है। देखिएगा, थोड़ा सा ये विवादित प्रश्न रहता है, भारत का नामकरण मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। कई लोग कहते हैं कि ऋषभदेव जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत के नाम पर जो क्या है भारत का नामकरण है। कुछ लोग इस भरत को मानते हैं। तो कुछ भी हो, तो भरत जो है भारत का नामकरण भरत के नाम पर हुआ है। ये जो है अभी कंफर्म नहीं है हमें कि राजा दुष्यंत के पुत्र थे या फिर वो भरत के मतलब ऋषभदेव के पुत्र थे। तो भरत के नाम पर क्या है भारत का नामकरण है। रानी शकुंतला जो है इंद्र की क्या थी? ये अप्सरा थी। और अगर देखेंगे, चलिए ठीक है, ये तो ऑप्शन आप जो है देख चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बोले तो अंग्रेजों के ज़माने में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेज क्यों भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे? तब आपका जवाब होगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो ये तो मुझे सही लगता है। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन नहीं करना चाहते थे। भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना, वे राजनीति जिम्मेदारी में भाग ले सके। भाई इतने अंग्रेज अच्छे कहाँ से हो गए? तो चलिए, आपका सही जवाब हो जाएगा जो पहला ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कि किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो देखिएगा, ये बात है चार्टर अधिनियम 1813 की बात है। और इसमें जो है यह प्रावधान किया गया था कि भारत में जो है जो प्राचीन साहित्य है, साहित्य के पुनरुद्धार तथा शिक्षा के विकास हेतु प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए जो है अब कंपनी द्वारा दिए जाएंगे। प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये प्रावधान किस में है? 1813 के अधिनियम में है। अगर वुड डिस्पैच की बात की जाए तो वुड डिस्पैच अभी आगे पढ़ेंगे हम। इसे भारत में क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्टर अधिनियम 1853 कोई खास बात नहीं है इसमें, बस यूँ मान लीजिएगा कि इसमें जो है जो हर बार 20 वर्ष की अवधि कंपनी का शासन के आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाई जा रही थी, वो इस बार नहीं बढ़ाई गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892। चलिए, शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसे मिटा रहा हूँ, समझिएगा चीज़ों को। 1813 के अधिनियम में जो है पहली बार क्या की जाती है? 1 लाख रुपए देने की बात की जाती है कि भारत में क्या करेंगे? शिक्षा देंगे। क्या भारत में शिक्षा देने के लिए, अच्छे से समझिएगा अन्यथा कॉन्सेप्ट जो है आपके समझ में नहीं आएंगे, फिर बाद में कहोगे समझ में नहीं आया। भारत में शिक्षा देने के लिए क्या बात की गई थी कि 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब प्रश्न यह खड़ा हुआ कि शिक्षा भाई भारतीयों को किस भाषा में दिया जाए। पहला प्रश्न ये खड़ा हुआ कि शिक्षा किस भाषा में दिया जाए और शिक्षा किसे दिया जाए। सभी को देना 1 लाख रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख रुपए तो एक लोग की जेब में आ जाते हैं। तो कितने लोगों को शिक्षा दी जाए, किसको दिया जाए? तो ये जो है 2 प्रश्न थे। तो इस प्रश्न के कुछ लोगों का कहना था
कुछ लोगों को क्या कहना था, कुछ लोगों को कहना था कि भाई आंग्ल भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, आंग्ल मतलब अंग्रेज़ों की भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। और वहीं दूसरे लोगों का मानना था कि शिक्षा जो है प्राच्य भाषा में दी जानी चाहिए। प्राच्य का मतलब था भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। जो लोग इस बात का समर्थन करते थे कि आंग्ल भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, उसमें एक व्यक्ति है मुनरो। कौन था? एक व्यक्ति था मुनरो, एक व्यक्ति था एल्फिंस्टन और एक व्यक्ति है मैकाले। तो ये 3 लोग थे जो इस बात को, हालांकि 10 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, 5 इस तरफ थे 5 इस तरफ थे, तो ये नाम ध्यान रखना ना था, कोई बात नहीं, मैकाले बस जो है इसमें ध्यान कर सकते हैं। तो मैकाले क्या कहता था कि अंग्रेज़ों की भाषा में जो है क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। और वहीं जो इस बात का समर्थन करते थे कि प्राच्य भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि यहाँ अरबी और संस्कृत में जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, फारसी में शिक्षा दी जानी चाहिए, उस व्यक्ति में उसमें नाम आता है H.T. प्रिंसेप। H.T. प्रिंसेप का नाम आता है, H.H. विल्सन का नाम आता है, H.H. विल्सन का नाम आता है। और इसके में जो है इन्होंने जो ख़ास बात से किया हुआ था कि इन्होंने कहा था कि जो हेस्टिंग साहब ने किया था, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग ने, जो कि शुरू में क्या बनवाया था, एक मदरसा बनवाया था। और जो मिंटो प्रथम की जो नीति रही है, मिंटो प्रथम की नीति रही है, उसी को क्या किया जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, इनको फॉलो करने के इन्होंने सुझाव दिया था। अब आगे चल कर के बात क्या होती है कि जो ये मैकाले है, ये मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद का क्या था, ये विधि सदस्य था। कौन सा सदस्य था? विधि सदस्य था। बाद में जो है इस मैकाले साहब ने क्या, इस मैकाले साहब ने अगर बात की जाए फिक्स डेट, 2 फरवरी 1835 को, 2 फरवरी 1835 को अपनी क्या करता है, ये रिपोर्ट जो है क्या करता है, प्रस्तुत करता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और रिपोर्ट में जो है यह है रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, गवर्नर जनरल के समक्ष जो है प्रस्तुत करेगा। और इस रिपोर्ट को आगे चल कर के 7 मार्च 1835 को जो है स्वीकार कर लिया जाता है, किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और भारत में यह डिसाइड हो गया कि भारत में शिक्षा किस भाषा में दी जानी है। यह किस भाषा का समर्थक था, आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेज़ों की भाषा का। तो इनका मत जो हो जाता है डाउन, और ये जो है मैकाले की रिपोर्ट हो जाती है लागू। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी लॉजिक की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश शिक्षा को जो है इसने समर्थन किया था। दरअसल मैं टी.बी. मैकाले, पूरा नाम क्या है इसका, टी.बी. मैकाले नाम है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले जो है इसका पूरा नाम है। तो यह पूरे भारत में घूमता है। चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे भाई, बहुत अच्छे लॉजिक यहाँ से निकल करके आएंगे। पूरे भारत में घूमता है, ये सभी कुछ देखता है कि बढ़िया यहाँ पर कृषि है, लोग बढ़िया अपनी धर्म संस्कृति में लगे हुए हैं। तो यह मतलब डाउन ही नहीं है। और किसी भी व्यक्ति की, पता है आपको, ताकत का, मानसिक ताकत जो होती है ना, किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। और विलियम ये मैकाले देखता है कि इनके पास में संस्कृति प्रधान है, स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि सद्भाव वाला विचार है, एकता है। तो इन्हें कैसे तोड़ा जा सकता है, भारतीयों को कैसे तोड़ा जाएगा। तो इसको जो है कोई रास्ता नहीं मिल रहा था मैकाले को। जब ये पूरे देश में घूम रहा था, रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तो इसको एक रास्ता मिला कि भाई साहब कुछ ऐसा करना चाहिए हमें जो भारतीयों के पास में ना हो। क्या ना हो? भारतीयों के पास में ना हो। और उसने सोचा कि भारतीयों के पास में क्या नहीं है, ये नहीं है। भारतीय कितने भी विद्वान हों, ये तो भाई सिद्ध हो चुका था कि भारत विद्वान था पहले से भी। यहाँ के लोग और अध्यात्म यहाँ का बता रहा था, ग्रंथ भी इन्हें बता चुके थे। अगर तो मैकाले ने कहा अगर ये दे दिया जाए तो इनका जो है स्तर, यानी कि मॉरल स्तर, मॉरल वैल्यू जो है इनकी हमेशा क्या होती रहेगी, डाउन होती रहेगी। आज भी यह बड़ा सच है कि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में बोल देता है तो उस व्यक्ति को जो है लोग क्या मानते हैं, वाह कितना स्मार्ट है, कितना होशियार है, इंग्लिश में बात करता है। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, एक माध्यम है। मैं तो हमेशा से भाई मानता हूँ कि लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। यह ज्ञान का प्रतिनिधि नहीं है। भाषा भाषा कभी भी ज्ञान का प्रतिनिधि नहीं है। यह केवल एक जो है माध्यम है, जो आपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का तरीका है।
समझ रहे हो ना बात को। मुझे पता है कि भाई अगर मतलब पहले से जैसे हमारे यहाँ पर चलता रहा है कि हल्दी चूना लगाने से क्या होती है, सूजन कम हो जाती है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि मतलब दर्द किसी का कम हो जाएगा, सूजन नहीं होगी। अब इसी को इंग्लिश में कहो कि भाई, अब इंग्लिश में हल्दी को क्या कहते हैं, कुछ भी कहो, जो भी कहते हो, तो हल्दी को इंग्लिश में कहो कि ये लगाने से और ये लगाने से दर्द में सूजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसे दूसरी भाषा में बोल दो तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वही निकल करके आ रहा है ना। तो ये टीबी मैकाले की एक बड़ी सोच थी कि अगर मॉरल स्तरपन की मानसिक शक्ति को तोड़ना है तो इनके पास में कुछ ऐसा होना चाहिए जो इन्हें क्या करे, हमेशा एहसास दिलाता रहे कि हम इस चीज़ में कम हैं। ठीक है, तो ये मैकाले अपनी रिपोर्ट में खुद लिखता है, मैं अपनी तरफ से ये भाषा नहीं बता रहा हूँ। मैकाले जब वो लिखता है अपना एक, मतलब अभी भी आपको मिल जाएगा म्यूजियम वगैरह में, फ़ोटो मिल जाएगा, कभी सर्च करेंगे वो, कि मैकाले जो है खुद लिखता है कि जो है इन्हें तोड़ने का मेरे पास में यही तरीका है। तो यहाँ से क्या हो जाती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है, भाषा डिसाइड हो जाती है कि भाषा किस भाषा में भारत में शिक्षा दी जाएगी। ये जो विवाद हुआ था ना कि किस भाषा में शिक्षा दी जाए, तो इस विवाद को क्या कहते हैं, इसे आंग्ल प्राच्य विवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं, आंग्ल प्राच्य विवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, अब किसे दी जानी चाहिए शिक्षा, यह शिक्षा किसे दी जानी चाहिए। अब एक प्रश्न यह निकल करके आता है कि यह शिक्षा जो है किसको दी जानी चाहिए। तो इसके लिए जो है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत ये क्या करते हैं, लागू करते हैं। कौन सा सिद्धांत लागू करते हैं, यह जो है अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत क्या करते हैं, लागू करते हैं। मतलब शिक्षा किसे दी जानी चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने कौन सिद्धांत लागू किया, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया। और इस सिद्धांत में क्या कहा गया, इस सिद्धांत में कहा गया कि इसे इंग्लिश में जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला जाता है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, अधोमुखी निस्यंदन का मतलब है कि हम जो है समाज के सबसे उच्च वर्ग को क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे, क्योंकि हमारे पास में इतने पैसा तो है नहीं सभी को शिक्षित कर दें। तो समाज के सबसे उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे, और फिर जब ये लोग क्या हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, इन्हें शिक्षा मिल जाएगी, तो इनके द्वारा शिक्षा छन छन करके जो है समाज के निचले हिस्सों में जो क्या है जाती जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं। और यह सिद्धांत जो है ऑकलैंड द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, ऑकलैंड द्वारा दिया गया था। तो क्या दोनों प्रश्नों का समाधान हुआ कि भाषा, किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और किसे दी जानी चाहिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान रखना। अब देखिएगा, यहाँ पर जब मैकाले के सामने बहस होती है कि भाई कौन सी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, तो अंग्रेजी को श्रेष्ठ कहने के लिए यहाँ पर एक कथन कहता है मैकाले कि अगर संपूर्ण भारत और अरब के साहित्य को मिला लिया जाए तो यूरोप की एक लाइब्रेरी के एक खांचे के बराबर भी जो क्या है उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस शब्दों को थोड़ी सी सोचिएगा कि मतलब पूरे भारत के साहित्य को, जितनी भी किताबें हैं भारत की और पूरे अरब के और पूरे फारसी को, इनको मिला दिया जाए तो पूरे जो यूरोप महाद्वीप है उसकी एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी के एक जो खांचा है उसमें रखी पुस्तकों के बराबर भी इनका क्या है, मूल्य नहीं है। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखना है। यही जो है मैकाले रिपोर्ट कहलाती है, जो 1835 में प्रस्तुत की गई थी। तो कई बार एक प्रश्न बनता है, सीधा सा प्रश्न बनता है, मैकाले किससे संबंधित है। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि शिक्षा का जनक किसे कहते हैं, आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है भारत में, आधुनिक यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं चार्ल्स ग्रांट को। ध्यान रखिए, गलती मत कर दीजिएगा, ये शब्द कम पढ़ने को मिलता है। चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं। बुक डिस्पैच खूब मिलेगा पढ़ने को, मैकाले भी मिलेगा। चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जिसने यह बात की थी 1791 में कि अंग्रेजी भाषा में जो है क्या दी जानी चाहिए, अंग्रेजी भाषा भारत में दी जानी चाहिए। ठीक है, तो पहली बार ये बात की हुई थी इसने, हालांकि इस पर कोई जब नज़रअंदाज नहीं किया हुआ था। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे, पहले प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
तो चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, दोबारा कभी पढ़ने की जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। चाल से जब हम वुड की बात करते हैं, चाल से किसकी बात करते हैं, वुड की बात करते हैं। अब ये डिसाइड हो गया था कि भाई शिक्षा किस भाषा में देनी है और किनको देनी है। अब डिसीजन ये था कि भाई कैसे देनी है, कि मतलब विश्वविद्यालय बनाए जाएं या वो बनाए जाएं, क्या प्रारूप होना चाहिए, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, प्राथमिक स्तर होना चाहिए, द्वितीयक स्तर होना चाहिए। तो ये जो है चार्ल्स वुड क्या करते हैं, एक घोषणा जारी करते हैं। उस घोषणा में पूरा का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था कि भारत में पूरा का पूरा मतलब एक प्रकार का लेख था, कानून था शिक्षा के क्षेत्र का, कि कैसे जो है शिक्षा मिलनी है सभी को, क्या क्या होना है। देखिएगा, पहली बात, चार्ल्स वुड की बात करें तो यह कौन था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, अंग्रेज़ों का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको नहीं पता, तो जो भारत में कंपनी शासन करती थी, उसके कंपनी को संचालन करने के लिए इंग्लैंड में कुछ अधिकारी बैठते थे, वो जैसा आदेश देते थे वैसा भारत में लागू होता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कंपनी को कंट्रोल करने वाला, उसके क्या थे, ये अध्यक्ष थे। उसके एक व्यक्ति क्या हैं, अध्यक्ष हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक व्यक्ति अध्यक्ष हैं, और उन अध्यक्ष साहब का नाम है चार्ल्स वुड। क्या नाम है, चार्ल्स वुड नाम है। और इनके द्वारा जो है क्या की जाती है, एक घोषणा जारी की जाती है। उसी घोषणा को क्या कहते हैं, उसी घोषणा को कहते हैं चार्ल्स वुड का आदेश पत्र, या वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको क्या ये पता चला कि वुड डिस्पैच क्या था। तो आप क्या कहेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो उस समय पर अध्यक्ष थे, जिनका नाम था चार्ल्स वुड, इनके द्वारा जो है 19 जुलाई, कब की बात की जाए, 19 जुलाई 1854 को जो है एक घोषणा जारी की जाती है। इसी घोषणा को क्या कहते हैं, वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। अब ये घोषणा क्या थी, आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर पूछे ये घोषणा जो है ये क्या थी, तो शिक्षा की व्यापक योजना थी। क्या थी, शिक्षा की जो है भारत में शिक्षा की व्यापक योजना थी, कि मतलब कैसे कैसे शिक्षा दी जानी है। तो शिक्षा की ये क्या है, व्यापक योजना है। और चूँकि ऐसी योजना पहली बार आई हुई थी और इसी के तहत जो एजुकेशन दिया गया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का अधिकार पत्र। जिस क्षेत्र में भी अधिकार दिए जाते हैं उसे उस क्षेत्र का अधिकार पत्र कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसमें जो है अधिकार थे, तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसमें देखेंगे अगर, तो ये जो व्यापक योजना थी, इस योजना में क्या क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था कि भारत में शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है। इसमें बताया गया था कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा, शिक्षा का मतलब माध्यम क्या होगा। इसमें बताया गया था कि क्या क्या सुधार किए जाने हैं। तो इतनी चीज़ें बताई गई थी। जब उद्देश्य की बात की जाए, तो इनका उद्देश्य था कि मतलब पाश्चात्य शिक्षा को, मतलब अंग्रेजी शिक्षा का क्या करना, अंग्रेजी का क्या करना, प्रचार प्रसार करना जो है क्या है इनका उद्देश्य था। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करना क्या था, इनका उद्देश्य था। माध्यम की बात की जाए तो माध्यम इनका था कि मतलब जो उच्च स्तर की शिक्षा है, यानी कि कॉलेज लेवल की, और जो प्राथमिक शिक्षा है, उन दोनों के लिए जो है अलग अलग माध्यम होंगे। जहाँ उच्च स्तर की शिक्षा जो है इंग्लिश में दी जानी चाहिए, किसमें, अंग्रेजी में दी जानी चाहिए। और जो निम्न स्तर की शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए, किसमें, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और यह सुधार के तर्ज पर कहते हैं कि यहाँ पर जो है लंदन, जैसे लंदन में विश्वविद्यालय हैं, उनके आधार पर 3 विश्वविद्यालय बनाए जाने चाहिए। और ये 3 प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बनाए गए थे। कब, ये 1857 में जो है 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे। पहला कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में। तो तीनों जो प्रेसिडेंसियाँ थीं अंग्रेज़ों की, वहाँ पर जो क्या बनाए गए थे, 3 प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। किस रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए थे, तो वुड डिस्पैच के आधार पर। इसमें और अगर बात की जाए तो इसमें निजी शिक्षा को क्या दिया गया था, प्रोत्साहन दिया गया था। कि मतलब निजी शिक्षा प्लस अनुदान, अनुदान को प्रोत्साहन दिया गया था कि कोई व्यक्ति अगर विश्वविद्यालय खोलना चाहे, स्कूल खोलना चाहे, तो उसे क्या करो, प्रोत्साहित करो। ये बात भी इस योजना में लिखी हुई थी। साथ ही साथ इसमें जो है लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी की गई थी। इसकी योजना में जो है लोक शिक्षा विभाग की स्थापना का भी प्रावधान था। तो इतनी बातें हैं, बड़ी बड़ी एग्जामों में, आईएएस वगैरह में सभी प्रश्न जो है कथन के रूप में आते हैं।
तो आपको क्या ध्यान रखना है, इतनी चीज़ें अगर ध्यान कर लेंगे तो आपका प्रश्न जो है, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। सीधा सा प्रश्न आता है, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, वुड डिस्पैच कब आया हुआ था, इसमें क्या क्या बातें थी। और जब कठिन स्तर के एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर घुस करके कथन बनाता है। तो सिंपल यहाँ प्रश्न है, संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे, शिक्षा से जो है ये संबंधित है। और गवर्नर जनरल का अगर आपसे नाम पूछ ले किस गवर्नर के समय पर आया था, तो भाई कंफ्यूज मत हो जाना। 1854 में किसका समय था, ये लॉर्ड डलहौजी का समय था। तो डलहौजी के समय पर आया था, और डलहौजी का समय जो है 1848 से लेकर के 56 तक का समय है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। और अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन की बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, हंटर कमीशन भी। अब देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किसके विकास पर जो है विशेष रूप से जोर दिया गया था, तो देखेंगे ध्यान से कि जो ये हंटर नाम के व्यक्ति हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हंटर आयोग की बात कर लेते हैं। हंटर आयोग की जो है बात कर लेते हैं। और हंटर आयोग जो है यह कब बनाया जाता है, तो पहली बात ध्यान रखिएगा, 1882 में यह आयोग जो है बनाया गया था। और आपको ध्यान होना चाहिए 1882 में गवर्नर जनरल कौन सा होगा, तो रिपन जो है इस टाइम पर गवर्नर जनरल था, जिसका शासनकाल 1880 से लेकर के 84 तक जो है शासनकाल है। तो हंटर आयोग के बारे में देखेंगे, समय आपको पता चल गया। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ये हंटर आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो नाम से स्पष्ट है, डब्ल्यू हंटर नाम के जो है एक व्यक्ति थे, ये क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो है टोटल 20 सदस्य थे, 20 मतलब अध्यक्ष थे और 20 और सदस्य थे। इन 20 सदस्यों में से ध्यान रखना, इन 20 सदस्यों में से 8 भारतीय सदस्य भी थे। कितने, 8 जो है भारतीय सदस्य भी थे। और इसमें और बातों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए बनाया गया था, यह जो है आयोग किस लिए बनाया गया था। तो हर किसी को जो है आयोग बनाने के पीछे कारण होता है। इसका कारण ये था कि जब से मतलब वुड डिस्पैच आया हुआ है, यानी कि 1854 से लगा करके 1882 तक जो है प्रगति का मूल्यांकन करना, शिक्षा के क्षेत्र में कितनी मतलब विकास किया है, कितना विकास हुआ है, उसका मूल्यांकन करने के लिए यह जो है आयोग बनाया गया था। साथ ही साथ इसे यह भी जिम्मेदारी दी गई थी कि प्राथमिक शिक्षा को कैसे सुधार किया जाए, प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या करना है, इसे सुझाव देना है। तो इन दो कार्यों के लिए क्या बनाया गया था, हंटर आयोग बनाया गया था। अब यह क्या कहता है, अपने सुझाव में जो है कुछ बातें कहता है। तो ये कहता है कि भाई नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए भारत में। कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बहुत कड़वी सच्चाई है कि हर कोई चाहता है कि मेरा दोस्त, मेरे अधिकारी, मेरा प्रशासन क्या हो, मेरे यहाँ पर लोग, मेरा परिवार कैसा हो, नैतिक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। लेकिन जब उसके जीवन में मतलब वहाँ पर बात करोगे तो उसके साथ में जो है कभी नैतिक रूप से पेश भी तो आया करो। जैसे वर्तमान में बात करो, हर गवर्नमेंट वर्तमान की हमारी सरकार भी वही चाहती है कि जो मतलब IAS PCS ऑफिसर हो, कैसे होने चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की नीतियाँ जो है किस दिशा में जा रही हैं, किस प्रकार से हैं कि एक बच्चे को जो है मतलब यहाँ तक पहुँचने में 8-10 साल का समय भी लग जाता है। और कई बार तो जो है वह लौट करके, अब आपको शिक्षा व्यवस्था अपनी पता होगी, अगर आप IAS PCS की तैयारी करते हैं और उसका सिलेबस देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई बाद में आपकी जो है यहाँ पर जॉब नहीं लगती तो वो सिलेबस किसी कंपनी में काम में आ जाए। ठीक है, वहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन माना जाता है, यहाँ पर जो है विशिष्ट सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाते हैं। तो मतलब मांग रहे हैं क्या, नैतिक, और मतलब नैतिक शिक्षा क्या होनी चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। और खुद अंग्रेज क्या हैं, पूरे के पूरे भ्रष्ट जो है बोरी की जगह भरे हुए हैं, और खुद क्या कहते हैं कि नैतिक शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही साथ ये प्रवेश परीक्षा की भी बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रवेश परीक्षा की बात करता है। प्रवेश परीक्षा मतलब कि विद्यालय में जाने के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। साथ ही साथ ये जो है व्यावसायिक एजुकेशन की बात करता है, व्यावसायिक एजुकेशन की बात करता है ये आयोग की रिपोर्ट। और यह कहता है कि जो स्थानीय शिक्षा है, मतलब प्राथमिक शिक्षा है, वो कैसी होनी चाहिए, वहीं की भाषा में होनी चाहिए, यानी कि स्थानीय भाषा में हो, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। और एक बात और कि यह महिला शिक्षा को क्या करता है, मतलब महिला शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। कहता है कि महिला शिक्षा को जो है ध्यान देना
चाहिए। तो ऐसी बातें करता है कौन, आपको ध्यान रखना है। हंटर आयोग किससे संबंधित, शिक्षा से, कब बनाया गया था, किसके समय पर बनाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, बाकी ऐसा है कि बन जाएगा आपसे, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएंगी। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो इन्हीं सब मतलब सुझाव को मानते हुए दो विश्वविद्यालय बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, दो विश्वविद्यालय बनाए गए थे। एक बनाया गया था 1882 में ही, 1882 में ही बनाया गया था, जिसका नाम था पंजाब विश्वविद्यालय। अब कई बार जो है सीधा सा प्रश्न आ जाता है भाई कि कौन पहले आप आया था, कौन बाद में आया हुआ था। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ये पता है कि हंटर आयोग के आसपास ये बने हुए, तो थोड़ा मोड़ा अनुमान लग जाएगा। क्रोनोलॉजी के प्रश्न में बता रहा हूँ। और जो ये दूसरा विश्वविद्यालय बनाया गया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाया गया था। तो इसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय बनाए गए थे। ये 1887 में बनाया गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1882 में जो है पंजाब विश्वविद्यालय बनाया गया था। इतनी आपको बातें ध्यान रखना। एक खास बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो क्या है, वो ये है कि इसे जो है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम भारतीय प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखोगे। तो ये सभी प्रश्न जो है आपके क्या है, इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रख लेना है। क्या पूछा है, कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो यह जो है बालिकाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, यह जो है प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जो है विशेष जोर देता है। और चूंकि इसे प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों के लिए ही बनाया गया था, तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा कि प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जो है विशेष जोर दिया हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो अभी हमने जो पढ़ा है कि उसे प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो 1882 में रिपन के समय पर की गई थी, जिसे हम क्या जानते हैं, हंटर आयोग के नाम से जानते हैं, हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। तो आगे बात करें विलियम वेटरबर्न 1885, कोई बात नहीं। कर्जन के समय पर जो है 1904 में देखेंगे तो विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा। क्या आएगा, विश्वविद्यालय अधिनियम। अभी हम आगे पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा और इसमें जो भी विश्वविद्यालय हैं उनमें सरकारी नियंत्रण बहुत कठोर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, सरकारी नियंत्रण जो है बहुत कठोर कर दिया जाएगा। और इसी के समय पर जो है शिक्षा के संदर्भ में शिमला सम्मेलन होता है। क्या होता है, शिमला सम्मेलन होता है। और शिमला सम्मेलन में ही रेले आयोग बनाया जाता है। कौन सा, रैले आयोग बनाया जाता है, रैले आयोग। और इसी रैलो आयोग के जो है सिफारिश पर ही ये अधिनियम आता है आपका। तो ये कर्जन के समय की बात है। आपसे पूछे कि वह कौन सा ऐसा अंग्रेज था जिसने मैकाले की नीति की आलोचना की हुई थी। तो मैकाले के जो नीति लाता है अंग्रेजी शिक्षा की, तो उसकी क्या की थी, कर्जन ने जो है आलोचना की हुई थी, आलोचना की थी। लिटन जो इसके समय पर जो है खास बात ध्यान रखना है कि इसी के समय पर 1870 में दिल्ली दरबार बुलाया गया था, जब महारानी विक्टोरिया आई थी और उसे जो है भारत की क्या बनाया गया था, सम्राज्ञी घोषित किया गया था। भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था 1 जनवरी 1870 को। आगे बात करते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की जाती है। तो देखिए, जब भारत में हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की, किसकी बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं, मतलब कि राष्ट्रीयता की शिक्षा की। तो इसके लिए जो है पहली बार अगर देखेंगे तो 1905 में यहाँ पर रंगपुर नेशनल स्कूल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, रंगपुर पंजाब में पड़ता है। रंगपुर नेशनल स्कूल जो है यहाँ पर बनाया गया था। अब इसी स्कूल में आगे चल कर के 1906 में जो है एक सम्मेलन होता है। क्या होता है, एक सम्मेलन होता है। और इसी सम्मेलन के पश्चात जो है 15 अगस्त 1906 को क्या बनाई गई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, नेशनल, तो ये लिखा हो तो है भाई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई जाती है। तो कब बनाई गई थी, 15 अगस्त 1906 को जो है बनाई जाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय कब नियुक्त किया हुआ था। तो आपका प्रश्न किससे है, सैडलर या सैंडलर कहिएगा भाई, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की बात की जा रही है। तो देखिएगा, सैंडलर जो यह विश्वविद्यालय आयोग है, यह है आपका
1917 में बनाया जाता है फ्रेंड्स। कब बनाया गया था? 1917 में बनाया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1919 में जो है अपनी इसने क्या दी हुई थी? रिपोर्ट दी हुई थी। तो 1919 में जो है रिपोर्ट, और बनाया कब गया गया था? यानी कि गठन की बात की जाए तो इसका गठन जो है 1917 में किया गया था। और देखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर पूछे माइकल, जो सैंडलर आयोग था इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताएंगे? माइकल सैंडलर जो है क्या थे? इसके आयोग थे। माइकल सैंडलर जो है क्या है? इसके जो है अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछे कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यानी कि इसे क्यों बनाया गया था, तो आप बताएंगे कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, कौन सा विश्वविद्यालय? कलकत्ता विश्वविद्यालय है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? वुड डिस्पैच के आधार पर 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे। तो इसकी जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करने के लिए जो है इसे बनाया गया था। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करने के लिए, ठीक है। और इसने अपनी कब रिपोर्ट कब प्रकाशित की, तो आप क्या बताएंगे कि इसने जो है अपनी रिपोर्ट 1919 में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में क्या कहा, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें कही हुई थी। खास तौर से आपको 2 बातें ध्यान रखना है। इसने कहा कि जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है, यानी कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उसको क्या किया जाना चाहिए? अलग। माध्यमिक शिक्षा की अलग करने की बात किसने की हुई थी पहली बार? तो इसी ने की हुई थी। इंटरमीडिएट शिक्षा जो है अलग हो जानी चाहिए। और ये जो आपका बीए 3 वर्ष का होता है, तो इसी ने पहली बार कहा था कि जो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की शिक्षा है वो 3 वर्षों की होनी चाहिए। बाकी इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और इनकी बातों को मानते हुए जो है कई विश्वविद्यालय बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा। एक जो है 1916 में जो है 1916 में जो है इसकी सिफारिश को मानते हुए मैसूर बनाया गया था। मैसूर में जो है विश्वविद्यालय बनाया गया था। और मैसूर और बनारस विश्वविद्यालय 1916 में बनाए गए थे इसकी अनुशंसा को मानते हुए। और अगर बात करेंगे तो इसी की बात को मानते हुए 1917 में आगे चल कर के 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय बनता है, पटना विश्वविद्यालय। और 1900 आगे चल कर के बात करेंगे 1918 में, जब 1917 के बाद 18 में देखा तो फिर उस्मानिया विश्वविद्यालय जो है बनाया गया था। उस्मानिया विश्वविद्यालय बनाया गया। और 1920 में जो है 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाया गया, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। और जो अलीगढ़ में है मोहम्मडन एंग्लो ऐसे विश्वविद्यालय है, ये 1920 में अलीगढ़ में बनाए गए थे इसी रिपोर्ट के अनुसार पर। और 1921 में जो है बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय बनाया गया था। कहाँ पर? लखनऊ में। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है किसके आसपास बने हुए हैं? ये सैंडलर आयोग के आसपास बने हुए हैं। तो क्रोनोलॉजी आपको जो है अनुमान लगाने में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी कि मैसूर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय और अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये सब किसके आसपास बने हुए थे? तो आप क्या बताएंगे? सैंडलर आयोग 1919 मतलब जब रिपोर्ट आई हुई थी। तो क्या पूछा है? कब नियुक्त किया गया था? तो आप क्या बताएंगे कि नियुक्त कब किया गया था? तो आप बताएंगे कि 1917 में जो है इसे क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। और जब रिपोर्ट की बात करें तो आप क्या बताएंगे कि 1919 में जो है रिपोर्ट दी हुई थी। भाई बोरिंग तो नहीं लग रहा है? तो बोरिंग लगे भी तो क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते भाई, क्योंकि अपनी क्षमता पर क्या करेंगे, इसे आसान बना रहे हैं। इससे ज़्यादा जो है अपनी योग्यता नहीं है। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, वह थे। अब देखिए कर्जन के बारे में पहली बात ध्यान रखना कि ये 1899 में क्या आता है? भारत में आता है और 1905 तक रहता है। लेकिन शिक्षा संबंधी हम बातें करेंगे तो शिक्षा के संदर्भ में सबसे पहली बात ध्यान रखना कि अगर पूछे मैकाले की आलोचना किसके द्वारा की गई थी, मैकाले की आलोचना किसके द्वारा की गई थी, तो आप क्या बताएंगे कि यह कर्जन द्वारा ही की गई थी। अगर मैं कहूँ कि एक बात बताओ भाई, सबसे जो खास बात शिक्षा के समय पर, तो इसकी जो खास बात थी कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं अंग्रेज़ों के, उनमें सरकारी नियंत्रण कठोर कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? सरकारी नियंत्रण जो है
कठोर कर दिया गया था। किसे पास करना है, किसे फेल करना है, ये सब जो है इनके पास में था। अब ये सरकारी नियंत्रण कैसे कठोर करते हैं देखिएगा कि ये सबसे पहले कर्जन क्या करता है, 1901 में क्या करता है, शिमला सम्मेलन बुलाता है। क्या बुलाता है? 1901 में जो है कर्जन शिमला सम्मेलन बुलाता है। शिमला सम्मेलन बुलाता है और इस सम्मेलन में शिक्षा के संदर्भ में जो क्या करता है, व्यापक विचार विमर्श जो है किया जाता है। और शिमला सम्मेलन के बाद जो है 1902 में क्या करता है ये व्यक्ति कि टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो है क्या करता है, टॉमस रैले आयोग बनाता है। टॉमस रैले आयोग बनाया था। किस लिए बनाया था? इसे इसलिए बनाया गया था कि भाई सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं उन पर नियंत्रण कैसे स्थापित किए जाए, इस संदर्भ में आपको क्या करनी है, रिपोर्ट देनी है। और इसी विश्वविद्यालय में जो है 2 भारतीय सदस्य थे इसी आयोग के अंतर्गत, टॉमस रैले आयोग के अंतर्गत। वो कौन कौन से थे? पहले व्यक्ति ध्यान रखना, हुसैन बिलग्रामी। क्या ध्यान रखना है? हुसैन बिलग्रामी। तो हुसैन बिलग्रामी। और दूसरे व्यक्ति आपको ध्यान रखना है, इसमें थे गुरुदास बनर्जी। कौन से थे? गुरुदास बनर्जी। तो ये क्या थे? 2 भारतीय जो है इसमें शामिल थे। अब जो है तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का इसने अध्ययन किया और रिपोर्ट में क्या कहा कि भाई अगर अंग्रेजों की सदस्यता बढ़ा देते, जैसे जो कॉलेज का क्या होता है, विश्वविद्यालय का बोर्ड होता है ना, उसे कंट्रोल करने वाला, तो जो मतलब कंट्रोल करने वाला बोर्ड था, तो उसमें मान लो 100 सदस्य जो है अंग्रेजों के कर दिए और 60 सदस्य मान लो किसके कर दिए, 60 सदस्य जो है, या यूँ कहें कि 80 सदस्य जो हम क्या कर देते हैं, भारतीय कर देते हैं, और 100 सदस्य अंग्रेजों के प्रतिनिधि कर देते हैं, अधिकारी वगैरह। और इसका जो नियम लागू कर दिया गया कि बहुमत के आधार पर क्या लेंगे, निर्णय लेंगे। किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे। तो अंग्रेजों के पास ऑलरेडी है ना बहुमत है, तो ऐसा ही किया गया था यहाँ की, मतलब सरकारी सदस्य बढ़ा दिए गए थे और जो चुन करके आते थे उनकी संख्या जो है कम कर दी गई थी। हमेशा निर्णय जो है इनके पक्ष में होते थे, तो सरकारी नियंत्रण ये हो गया था और इसमें सदस्य भी हो गए। और इसी की जो ये आयोग है, इसके आधार पर जो है एक अधिनियम बनाया गया था जिसे कहते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या कहते हैं? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बनाया गया था और इसी अधिनियम में जो है ये प्रावधान, नियंत्रण वाला प्रावधान को मजबूत किया गया था। तो सरकारी नियंत्रण हो गया। पूछा है कौन से 2 भारतीय सदस्य थे, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, हुसैन बिलग्रामी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भाई सुरेंद्र नाथ तो नहीं थे, ये तो थे हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। अच्छा कठिन प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कभी कर नहीं पाओगे, जो अगर डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है तो गलत होने के पूरे चांस हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम हुई है और समय पहुंच चुका है अपना 1 घंटे। चलिए अब जो है डिटेल वाले नहीं होंगे, अब इतने कर लिए हैं अपन ने, तो प्रश्न आएंगे जो है सिंगल फैक्ट वाले होंगे, क्योंकि मोस्ट चीज़ें हो गई हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है और इसने जो है 1835 में विलियम बेंटिक के समय पर जो है अपनी क्या दी थी, रिपोर्ट दी हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं। अगर इस प्रश्न में और बात करूँ ना थोड़ा सा, सेना के सुधार से कौन सा आयोग संबंधित था? 1857 क्रांति पड़ा था, पील कमीशन। सती प्रथा की समाप्ति, राजा राम मोहन राय, ध्यान रखना, इनके प्रयासों से 1829 और धारा 17। अंग्रेजी शिक्षा से वुड डिस्पैच, ध्यान रखना, वुड डिस्पैच और मैकाले आयोग। स्थायी बंदोबस्त, कार्नवालिस का नाम ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। किसके द्वारा दिया गया था? तो आप क्या बताएंगे? ऑकलैंड के द्वारा जो है दिया गया था। शिक्षा जो है समाज के उच्च वर्ग को दी जाएगी, बाकी छन छन करके नीचे की ओर आएगी। आगे बात करते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी, तो ये पहली बार जो है 1835 में जो मैकाले के स्मरण पत्र से नींव पड़ी हुई थी, जिसमें से ये डिसाइड किया गया था कि भाषा क्या होगी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। 1813 में जो है ध्यान रखना 1 लाख रुपए। हंटर आयोग जो है
हंटर आयोग आपका ये 1882 का है। डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया था और इसे प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। वुड डिस्पैच 1854 शिक्षा का क्या हो जाएगा, ये मैग्ना कार्टा हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में 3 विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए थे, तो आप क्या बताएंगे। वुड डिस्पैच के अनुशंसा पर जो है लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर जो है 1857 में कहाँ कहाँ पर, कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में बनाए गए थे। आगे बात करते हैं। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाया गया था। तो इसमें जो है हम थोड़ा सा चीज़ें क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा महिला जो शिक्षा का है इतिहास यहाँ पर आप जो है नोट कर लेंगे कि कैसे कैसे भारत में महिला शिक्षा होती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो 1819 का समय ध्यान रखना है। और 1819 में जो खास बात है यहाँ पर तरुण स्त्री सभा की स्थापना की जाती है। कब की जाती है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना की जाती है। ये कहाँ पर बनाई गई थी, ये कलकत्ता में जो है तरुण स्त्री सभा की स्थापना की जाती है। फिर आपको दूसरी बात ध्यान रखना है कि 1800 जो है 49 में ध्यान रखेंगे। 1849 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था जोनाथन डंकन नहीं है, ये जोनाथन बेथून है। ठीक है, जोनाथन बेथून। और इन्होंने जो है कलकत्ता में ही क्या बनाया था, महिलाओं के लिए प्रथम विश्वविद्यालय बनाया हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए कलकत्ता में किसने बनाया था 1849 में, तो आप क्या बताएंगे, जोनाथन बेथ्यून ने जो है बनाया हुआ था। फिर आगे अगर बात की जाए तो 1854 में आपका कौन आता है, वुड डिस्पैच आता है। और इसमें जो है महिला शिक्षा पर बल दिया गया था वुड डिस्पैच में। और अगर आगे बात करेंगे तो एक महिला का नाम ध्यान रखना है, कादम्बनी गांगुली। ये प्रथम भारतीय महिला हैं जो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या हुई थी, ग्रेजुएट हुई थी। ये प्रथम भारतीय महिला हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या होने वाली, स्नातक करने वाली। और फिर आपको ध्यान रखना है एक सावित्रीबाई फूले जी का नाम ध्यान रखना है। सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले जी की पत्नी थी ये। और इन्होंने जो है क्या किया था, एक स्कूल की स्थापना की हुई थी। और इन्हें ऐसा माना जाता है कि ये भारत का प्रथम महिला स्कूल था। तो प्रथम महिला स्कूल की स्थापना जो है, इन्हें जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है माता जी के नाम से जाना जाता है, शिक्षा की जननी के रूप में जाना जाता है। और फिर आप ध्यान रखेंगे 1906 में अगर ध्यान रखेंगे D.K. कर्वे का नाम ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है D.K. कर्वे जी। और इन्होंने जो है क्या किया था कि मुंबई में जो है विश्वविद्यालय बनाया हुआ था महिलाओं के लिए। और इसे क्या कहा जाता है, प्रथम मतलब भारतीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। ये कलकत्ता का था और ये मतलब प्रथम भारतीय पूरे भारत स्तर के लिए जो है विश्वविद्यालय था 1906 में। D.K. कर्वे जो है खुद एक मतलब ब्राह्मण विधवा महिला के जो क्या थे, पुत्र थे। और समाज द्वारा जो है काफ़ी बहिष्कृत किए हुए व्यक्ति थे। तो यह जो है महिला शिक्षा के लिए बहुत प्रयास करते हैं, खास विधवा विवाह के लिए बहुत प्रयास करते हैं। ये पुणे के थे और बहुत बड़े समाज सुधारक थे महाराष्ट्र के। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, महिला शिक्षा के संदर्भ में इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। क्या प्रश्न पूछा है, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कलकत्ता नहीं पूछ रहा है, मुंबई में। तो आपका क्या आ जाएगा, D.K. कर्वे साहब का नाम आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है ये की स्थापना से कौन संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर देखेंगे तो भाई जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी ये 1880 में पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, पुणे में जो है एक स्कूल खोला जाता है। क्या किया जाता है, पुणे में जो है एक स्कूल खोला जाता है। फिर आगे चल कर के यही स्कूल के साथ ही जो है 1884 में क्या हो जाता है, ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी हो जाती है 1884 में। और इसमें जो है 5 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे, 5 लोग शामिल थे। जैसे एक नाम है गोपाल गणेश
गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसे करके 5 लोग, एक चिंप कदरम ऐसा कुछ नाम है, तो 5 लोग शामिल थे। आपका जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो है इससे संबंधित है। तो फिरोज शाह मेहता बहुत बड़ा नाम है, वकील थे बहुत बड़े ये, देखेंगे उदारवादी आंदोलन में। महादेव गोविंद रानडे ये समाज सुधारक हैं और समाज सुधारक हैं। फिर से एक स्टार क्वेश्चन है, लगाइएगा, दयानंद सरस्वती का 1875 में जो है इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी और ये भी जो है इस वर्ष क्या कर रहा है, 250 वर्ष जो है इसने भी जो है पूर्ण कर लिए है। तो ये भी जो क्या है आपका मई 1875 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती का ये संगठन आर्य समाज और उनके जो है बारे में इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो घटना के भाई 100 वर्ष 200 वर्ष 500 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो उस पर जो है खास ध्यान दिया करो। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी, अब बताओ भाई। आ गया क्रोनोलॉजी का प्रश्न, जो है टाइम याद है। तो अगर हिंदू कॉलेज की बात करेंगे तो 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इसमें राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर और जो अलेक्जेंडर डफ थे, ये सभी लोगों ने मिलकर के जो है इसकी स्थापना की हुई थी। और मेयो कॉलेज जो है 1872 में बनाया जाता है, 1872 में ये बनाया गया था। और ये कहाँ पर है, मेयो कॉलेज जो है अजमेर में है। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये आपका बनता है अलीगढ़ में, बनाया गया था। 1875 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1875 में जो है अलीगढ़ में इसकी स्थापना की जाती है और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में की जाती है। तो क्या पूछा, सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना 1817 में की गई थी। किसके द्वारा, डेविड, कलकत्ता का है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद एंग्लो, ये वही तो है भाई, अभी पिछली पढ़ा, 1875 में जो क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर है, अलीगढ़ है, विश्वविद्यालय है अलीगढ़ में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिल करके निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, राजा राम मोहन राय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसके लिए जाने जाते हैं, बुद्ध विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए जो है जाने जाते हैं। केशव चंद्र सेन ये भी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। विवियन डेरोजियो। आगे बात करते हैं, बेलेजली है भाई। बेलेजली मतलब बोले तो 1798 से लेकर 1805 कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो भाई ये इसकी स्थापना जो है 1800 में की हुई थी बेलेजली ने। और इसका उद्देश्य था कि प्रशिक्षण देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, प्रशिक्षण देने के लिए यह कॉलेज स्थापित किया हुआ था। तो लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था, ऐसा कुछ नहीं कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः, अरे भाई इतना महान काम कैसे कर सकते हैं। वह विलियम कैरी था उनके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं है। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, तो मदन मोहन मालवीय द्वारा जो क्या की गई थी, धार्मिक शिक्षा, बहुत बड़े वकील थे मदन मोहन मालवीय दक्षिण भारत के थे। और इन्होंने जो है धार्मिक शिक्षा की क्या की हुई थी, वकालत की हुई थी। और इनके द्वारा अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है क्या खोला हुआ था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खोला हुआ था। बाद में हार्डिंग द्वारा जो है इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। तो हार्डिंग जो गवर्नर जनरल था उसके द्वारा क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था मदन मोहन मालवीय। आगे बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखिए शिलान्यास मतलब उद्घाटन की बात की जा रही है, तो दिए गए ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा हो जाएगा। और 1916 में जो है इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये मदन मोहन मालवीय से जुड़ा हुआ था। और जब इसकी ये बात करेंगे तो हो जाएगा। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था,
तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1916 में आपका जो है घोषित किया गया था। और अलीगढ़ है मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। अगर अलीगढ़ है मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये आपका 1920 में जो है बनाया गया था विश्वविद्यालय, आपने देखा होगा 1920 में जो है, पिछली बार जब हमने पढ़ा था ये सैंडलर आयोग उसके आसपास का है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये भी जो है उसी के आसपास का था, मतलब सैंडलर आयोग के आसपास का, और इसे जो है 1921 में जो है ये बनाया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भाई कब का है? 1887 का है, ये उसके पास का है जो हंटर आयोग बनाया गया था। 1882 में जो है पंजाब विश्वविद्यालय था पंजाब, और 1887 में था इलाहाबाद। तो क्या पूछा है? सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया था? आपसे जो है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए, तो स्थापना का वर्ष है। देखिए स्थापना अलग होती है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो जरूरी नहीं, विश्वविद्यालय कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक होते हैं राजकीय विश्वविद्यालय, एक होते हैं निजी विश्वविद्यालय, एक होते हैं डीम्ड विश्वविद्यालय। तो कई प्रकार के विश्वविद्यालय जो है होते हैं। आज भी भारत में 50 के आसपास जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं पूरे भारत में। तो समझ रहे हो कि हर राज्य में जो है 1 या 2 विश्वविद्यालय होते हैं, इतने से ज़्यादा नहीं होते हैं, और विश्वविद्यालय बहुत से होते हैं। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। तो ये बात आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, देश का प्रथम अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, देश का जब प्रथम अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यह है आपने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का नाम सुना हुआ है। तो 1920 में जो है बनाया गया था जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो है ये बनाया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में जो है बनाया गया था। और इसके बनाने में जो है 2 लोगों का योगदान था, हकीम अजमल खान और डॉक्टर अहमद अंसारी जो थे। तो एक हो जाएंगे हकीम अजमल खान और डॉक्टर अहमद अंसारी। तो इन 2 लोगों ने जो है ये मिलकर के बनाया हुआ था। बाद में जब भारत में आज़ादी हुई थी, यानी कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है उसमें अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 30(1) के तहत जैसे क्या किया गया, संवैधानिक मान्यता भी प्रदान की गई। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपका दिल्ली में स्थित है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं, भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कहाँ है? तो ये जो है कोलकाता में है। आपका भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कोलकाता में है। और ये इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो जोगेंद्र सिंह करके जो है एक व्यक्ति रहते हैं, जोगेंद्र सिंह। तो इनके प्रयासों से जो है इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बाद में जितने भी IIT बनाए गए तो वो एक समिति है नालनी रंजन समिति। कौन सी समिति? नालनी रंजन समिति की अनुशंसा पर जो है IIT की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे, बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने विचार दिया हुआ था। इन्होंने जो है एक अपनी योजना प्रस्तुत की थी, और उस योजना का नाम क्या था? तो आप बताएंगे वर्धा योजना। और वर्धा योजना ये कब की है? 1837 की है, सॉरी 1937 की है, 1937 की है। और यह जो है बेसिक एजुकेशन पर आधारित योजना है, बेसिक एजुकेशन पर आधारित योजना है। और इसे गांधी जी ने जो है अपने समाचार पत्र हरिजन नाम के समाचार पत्र में जो है क्या किया था? प्रकाशित किया था, परंतु अंग्रेज़ों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। अगर यह योजना लागू होती तो बहुत अच्छा आपको नॉलेज होता, ध्यान रखिएगा। यह योजना जो है व्यवहारिक एजुकेशन की बात करती थी। किसकी? व्यवहारिक एजुकेशन की बात करती थी। अंग्रेजी को इसने कोई महत्व नहीं दिया हुआ था। ये देसी भाषाओं में जो है शिक्षा की बात करती थी। और यह जो है
व्यावसायिक शिक्षा की बात करती थी। किसकी? व्यावसायिक शिक्षा की बात। इसका मतलब सीधा सा उद्देश्य था कि आप मतलब आपको फावड़ा बनाना है तो सीधे ने क्या करो ना, फावड़ा जो बनाता है, जो लोहार होते हैं फावड़ा बनाते हैं, उनके वहाँ पर भेजो, सीधा उन्हीं को मास्टर बना दो। ये सिद्धांत था इनका, मतलब सीधा बनाना सिखाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत पर जो है ये व्यवहारिक एजुकेशन कार्य करता है। अगर आपको जो है एग्रीकल्चर से डिग्री करनी है ना, मतलब एग्रीकल्चर से जो आपको डिग्री करनी है, तो आपको किताबों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि रब्बी की फसल होती है और उसकी फसल होती है, ज्वार होता है, बाजरा हो। सीधा ज्वार के खेत में ले जाओ और उसको काट करके दिखाओ कि भाई कैसे फसल जो है काटी जाती है। तो ये जो है पूरा व्यवहारिक एजुकेशन पर जो है आधारित थी। कौन? गांधी जी की योजना। परंतु ध्यान नहीं दिया गया। बाद में जो है फिर एक्सपेरिमेंट पर बल देते हैं कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट था। आगे बात करते हैं। राधाकृष्ण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राधाकृष्णन आयोग जो है ये 1948 में बनाया गया था और ये प्रथम आयोग था। और इसी के जो है अगर खास खास सुझावों की बात करें, राधाकृष्णन आयोग की कुछ खास बातों की बात करें तो जो ये विश्वविद्यालय स्तर पर जो है सुधार करने के लिए बनाया गया था। विश्वविद्यालय स्तर पर जो है सुझाव देने के लिए इसे बनाया गया था। आज़ादी के बाद जो है भारत का प्रथम आयोग था। ये आ चुका है प्रश्न, ध्यान रखना। तो ये राधाकृष्णन जो है भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके अध्यक्षतम बनाया गया था। और इसने जो है बहुत प्रकार के सुझाव दिए हुए थे। तो खास तौर से बात की जाए तो इसने जो है शिक्षा को कहा था कि समवर्ती सूची में डाला जाना चाहिए। शिक्षा जो है सिर्फ है राज्य का विषय नहीं होना चाहिए, यानी कि राज्य का भी विषय होगा और यह केंद्र का भी विषय होगा। इसी को क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण स्थापना है इसकी, मतलब खास बात है, वो है इनके सुझाव पर यूजीसी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? यूजीसी की स्थापना 1953 में की गई थी। और यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और यह जो है भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करती है? यूजीसी करती है। उनके लिए मानक बनाती है। तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी लेती है ये प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये यूजीसी की स्थापना इन्हीं के समय पर की गई थी। और इन्होंने जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी पर भी जो बात की हुई थी, तो बात के देखेंगे। चलिए, मुदलियार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1952 में बनाया गया था। और यह है एक माध्यमिक शिक्षा पर जो है आयोग था कि माध्यमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा ये क्या है? आयोग है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है और 1952 में बनाया गया था। और इसकी अगर खास बात करेंगे तो लक्ष्मण स्वामी जो मुदलियार थे, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार इनकी अध्यक्षता में जो है इसको क्या किया गया था? बनाया गया था। और इसे जो है ध्यान रखना माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। दूसरी बात ध्यान रखना कि इसने त्रिभाषा फार्मूला दिया था। कौन सा फार्मूला? त्रिभाषा फार्मूला किस आयोग द्वारा दिया गया था? तो क्या बताएंगे आप कि मुदलियार आयोग द्वारा स्थानीय भाषा, और स्थानीय भाषा की इसने बात की हुई थी, और मातृभाषा की बात की हुई थी, मातृभाषा की बात, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात की हुई थी। तो ये तीन भाषाएं जो है, मातृभाषा जो कहते हैं कि हिंदी होगी, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं कि अंग्रेजी होगी, और स्थानीय भाषा जो मतलब स्थान विशेष पर चलती है उस वो होगी। तो ये त्रिभाषा फार्मूला जो है ये मुदलियार आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित है, 1952 में बनाया गया था। कोठारी आयोग की अगर बात की जाए तो जो दौलत सिंह कोठारी हैं, दौलत सिंह कोठारी ये यूजीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। दौलत सिंह कोठारी, इनकी अध्यक्षता में जो आयोग बनाया गया था उसी को क्या कहते हैं? कोठारी आयोग कहते हैं। और यह आयोग आपका 1964 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1964 में। और ख़ास बात थी कि जो भारत की प्रथम शिक्षा नीति आई हुई थी, क्या आई थी? जो भारत की प्रथम शिक्षा नीति थी, कब आई हुई थी? 1968 में आई हुई थी। वो किसके सुझाव पर आई हुई थी? इसी कोठारी आयोग के सुझाव पर आई हुई थी। तो किस वर्ष का है ये? 1964 का है। आपको ये बात क्या करना है? ध्यान रखना। एक और ख़ास इनकी रिपोर्ट में जो बात कही गई थी कि जो भारत सरकार की क्या होती है? जीडीपी होती है, यानी कि राष्ट्रीय आय होती है, उस आय का 6% जो है शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। ये बात कोठारी आयोग ने ही कही हुई थी। अगली बात करें, राम मूर्ति समिति किस वर्ष स्थापित हुई थी? और राम मूर्ति समिति की बात करेंगे तो आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में बनाई गई थी
और जो भारत की ये अगर बात करें कब बनी हुई थी, तो ये समिति जो है 1990 में बनाई गई थी। और आप जानते हैं कि जो प्रथम राष्ट्रीय नीति आई थी हमारी, वो कब आई थी? 1968 में आई थी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, ये 1986 में आई थी। इसे दूसरी नीति की जो है समीक्षा करने के लिए जो है कौन सी समिति बनाई गई थी? राममूर्ति समिति बनाई हुई थी। खास बात है, स्टार लगा करके लिख लेना। इसने जो है सिफारिश की थी नवोदय विद्यालय की। किसकी? नवोदय विद्यालय की जो है क्या की हुई थी? सिफारिश किसने की हुई थी? तो राममूर्ति समिति ने की हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें पूछा जा रहा है कि यशपाल समिति जो है किस वर्ष बनाई गई थी? तो यह जो है 2008 की समिति है। और इसमें जो है खास बात ध्यान रखना है कि इसने जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी को समाप्त कर दिया था। इसकी मतलब इसने क्या सिफारिश की हुई थी कि डीम्ड जो यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, उनके समाप्त करने की बात किसने कही हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? यशपाल समिति ने जो है कही हुई थी। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें क्या होती है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि दो स्तर पर जो है ये अलग होती है सामान्य यूनिवर्सिटी से। पहली बात तो इसकी स्थापना को लेकर के ये अलग होती है, और दूसरी बात करें तो इसकी स्वायत्तता, जहाँ बाकी की स्थापना जो है किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना संसद अधिनियम बना करके करती है, तो इसकी स्थापना सीधे शिक्षा मंत्रालय जो है कर देता है। क्या कर देता है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा कर दी जाती है। और स्वायत्तता की बात करें तो जहाँ सभी विश्वविद्यालय में सिलेबस बनाने के लिए यूजीसी के मानक फॉलो करने होते हैं, ये इसको स्वायत्तता होती है कि अपना खुद का पाठ्यक्रम जो है बना सकती है, खुद का पाठ्यक्रम बना सकती है, खुद की जो मतलब फीस डिसाइड कर सकती है, खुद का जो है मतलब खुद कौन से विषय पढ़ाने हैं वो सब जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक इसमें क्या होती है? स्वायत्तता होती है। तो इनको समाप्त करने की बात किसने कही हुई थी? यशपाल समिति ने। हालांकि अभी तक जो है ये समाप्त नहीं हुई हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं और 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं जो अभी ऐसी चल रही हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है कब बनाया गया था? तो अभी हमने पढ़ा हुआ था, मुदालियार आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, और यह 1952 में बनाया गया था। भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई हुई थी? तो ये पढ़ चुके हैं, 1968 में आई हुई थी। और किस समिति के सुझाव पर आई हुई थी? तो कोठारी समिति के सुझाव पर आई हुई थी। और नई शिक्षा नीति कौन सी लागू है? 2020 लागू हुई है कस्तूरी रंगन की समिति के सुझाव पर। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष से लागू किया गया था? तो आप क्या बताएंगे कि जो सर्व शिक्षा अभियान है यह ऑप्शन ही नहीं भाई अपने पास में, तो ठीक है, तो 1995 का है ये सर्व शिक्षा अभियान। हर कोई जो है सब पढ़ें सब बढ़ें, ये देखा होगा ना आपने कभी ना कभी, ऐसी पेंसिल देखी होगी, ऐसी जो है एक पेंसिल देखी होगी, और इस पेंसिल में देखा होगा कि एक यहाँ पर जो है बच्ची बैठी हुई है, एक बच्ची, और एक जो है यहाँ पर जो है ऐसे बच्चा बैठा हुआ है, और दोनों क्या है इसमें बैठे हुए। ये पेंसिल तो आपने देखी होगी स्कूल में बनी हुई थी। यही क्या है? सब पढ़ें सब बढ़े, खाना खाओ, 8 तक जो है पास हो जाओ। यही क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। और इसी समय पर जो है मध्याह्न भोजन योजना भी 1995 की है, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बात करते तो 1995 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर 1995 सही होगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो ये जो है 2009 का अभियान है। और आई थिंक इसी के तहत जो है आगे चल कर के 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था, सार्वभौमिक अधिनियम, उसी का परिणाम था। तो 2009 में हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1953 में की गई थी। और जो राधाकृष्णन आयोग बनाया गया था उसी के 1948 का जो आयोग था, इसी के सुझाव पर जो है इसकी की गई थी। बाद में 1956 में जो है इसमें अधिनियम के माध्यम से इसे कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया था। तो ये हो जाते हैं अपने क्या, ये जो है प्रश्न हो जाते हैं और ये हमारी क्लास हो जाती है। तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो ब्रिटिश एजुकेशन था उसे क्या किया अपन ने? कंप्लीट किया है, ताकि इतनी जो है पर्याप्त क्लास है, इससे बाहर जो आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू।